गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 मानव बस्तियाँ। मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल अर्थात समूह जिनमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर अपना स्वामित्व रखते हैं। अतः बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों के समूहन एक साथ रहने और उनके संसाधन आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन सम्मिलित होते हैं। बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। उनका परिसर एक पल्ली से लेकर अर्थात एक छोटे समूह से लेकर एक महानगर तक होता है। आकार के साथ बस्तियों की आर्थिक अभिलक्षण अर्थात आर्थिक क्रियाकलाप और सामाजिक संरचना बदल जाती हैं और साथ ही बदल जाते हैं पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी। बस्तियां छोटी और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित अवस्था की हो सकती हैं। विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती हैं गांव कहलाती हैं। दूसरी ओर कम किंतु बड़े अधिवास द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में विशेषीकृत होते हैं जो नगरीय बस्तियां जिन्हें कहा जाता है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर निम्नलिखित है। ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अर्थात आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से करती है, जबकि नगरीय बस्तियां एक और कच्चे माल के प्रक्रमण और तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करती हैं। नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं और न केवल नगर निवासियों को बल्कि अपने पश्च भूमि की अर्थात साथ लगती भूमि ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रक्रियात्मक संबंध परिवहन और संचार परिपथ के माध्यम से स्थापित होता है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियां सामाजिक संबंधों अभिवृत्ति और दृष्टिकोण की दृष्टि से भी भिन्न होती हैं। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं और इसलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल और तीव्र होता है और सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास की दूरी द्वारा निर्धारित होता है। भारत में कुछ सौ घरों से युक्त सनहत अथवा गुच्छित गांव विशेष रूप से उत्तरी मैदानों में एक सार्वत्रिक लक्षण है। फिर भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां अन्य प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी हैं। इनके अंतर्गत भौतिक लक्षण, भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता, सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, सामाजिक संरचना, जाति और धर्म, सुरक्षा संबंधी कारक, चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा करते हैं। वृत्त तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जा सकता है: गुच्छित, संकुलित अथवा अकेंद्रित, सेकंड अर्धगुच्छित अथवा विखंडित, थर्ड पल्लीकृत, फोर्थ प्रक्षिप्त अथवा एकांकी। फर्स्ट, गुच्छित बस्तियां। गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक सनहत अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य श्रेष्ठ क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चरागाहों से पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितिक आकृतियां प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि आयताकार, अरीय, रेखिक इत्यादि। ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से सनत गांव में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने सनत बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। अर्धगुच्छित बस्तियां। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां प्रक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की
प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े सन्नत गांव के संपृथीकरण अर्थात अलग होने अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अर्थात अपनी मर्जी से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर आधिपत्य कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग और निम्न कार्यों में संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। पल्ली बस्तियां कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बंट जाती है, किंतु उन सब का नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पाना, पांडा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि कहा जाता है। किसी विशाल गांव का एक ऐसा खंडी भवन प्राय सामाजिक एवं मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। प्रक्षिप्त बस्तियां भारत में प्रक्षिप्त अथवा एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी झोपड़ियों की ढालों पर खेतों अथवा चरागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। बस्ती का चरम विक्षेपण प्राय भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में बस्ती का यह प्रकार पाया जाता है। नगरीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः सन्नत और विशाल आकार की होती हैं। ये बस्तियां अनेक प्रकार के अकृषि, आर्थिक और प्रशासकीय प्रकारों में संलग्न होती हैं, जुड़े हुए लोग होते हैं इनमें। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया, नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों से प्रक्रियात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। अतः वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी, शहरों और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। इस प्रकार नगर गांवों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़े होते हैं। वे परस्पर भी जुड़े हुए होते हैं। भारत में नगरों का विकास भारत में नगरों का अभ्युदय प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे। इसके बाद का समय नगरों के विकास का साक्षी है। यह समय 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत आने तक आवधिक उतार चढ़ावों से भरा रहा। विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। प्राचीन नगर भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ। वाराणसी इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। प्रयाग, पाटलिपुत्र, मदुरई देश में प्राचीन नगरों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। मध्यकालीन नगर वर्तमान के लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। इनमें से अधिकांश का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ। ये किला नगर हैं जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों पर हुआ है। ऐसे नगरों में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक नगर अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पतन विकसित किए। अंग्रेजों ने बाद में 3 मुख्य नोडों मुंबई, चेन्नई और कोलकाता पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण
किया। अपनी प्रभाविकता को प्रत्यक्ष रूप से अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया और उनमें सिविल, प्रशासनिक और अन्य सैन्य क्षेत्रों को जोड़ा। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का भी जन्म हुआ। जमशेदपुर इसका एक उदाहरण है। ओके स्टूडेंट्स,